नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज मेंस डे के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान की अगर बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक हम कई बार रेफरेंस सुनते हैं कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक ऐसी बुक बनाकर रख दी जो कि 1947 या फिर उसके पास 1949 जो आपका ईयर्स थे उन्हीं में वैलिड थी। इवन आज के टाइम पर भी, अब हमारी आज़ादी को लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी वो जो डॉक्यूमेंट है आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर हम उसके अकॉर्डिंगली ही गवर्न किए जा रहे हैं। सरकारें उसी के हिसाब से चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा सुप्रीम कोर्ट रन कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पहले के टाइम तक वैलिड था, आज भी वैलिड है और आने वाले जितने भी जब तक देश रहेगा तब तक वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैलिड रहेगा। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजन हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ एक जो आपके लॉयर्स होते हैं उसका पैराडाइज नहीं है। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि सिर्फ एक कानूनी किताब है और इसका जो आम इंसान है उसकी ज़िंदगी से संबंध जो है वो कम है या फिर देखने को नहीं मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्पेसिफिकली एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, विच टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति के, उनके बारे में बात करती हैं। अब ये मौलिक अधिकार जो हैं, इन मौलिक अधिकारों की सिक्योरिटी के लिए, इनको बचाने के लिए, ताकि इनकी वायलेशन ना हो, हमारे देश का जो सर्वोच्च अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जिसे आप जानते हैं, वो भी इन अधिकारों की रक्षा करता है। तो एक आम आदमी को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट है वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कोई गलत एक्शन ना ले किसी भी सिटीजन के खिलाफ, उसके खिलाफ हमारा सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ा है जो कि हर एक इंडिविजुअल को रक्षा प्रदान करता है। तो जो हमारा सवाल है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सवाल कुछ इस तरह से है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मेरे लॉयर डॉक्यूमेंट, कि ये सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है। इट इज़ अ व्हीकल ऑफ द लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज़ ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव युग की भावना है। ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट highlight the salient feature of the Indian Constitution which reflect the spirit of the age। कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर जो हैं उनकी बारे में, प्रमुख विशेषताएं जो हैं उनके बारे में बात करनी है, जो कि रिप्रेजेंट करते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ ये लोअर्स तक जो लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में सोचकर उसे लिखा गया। और आज भी ये लिविंग डॉक्यूमेंट जो है, इवन आफ्टर द मोर देन द 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे साथ खड़ा है, या फिर आने वाले टाइम में भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो भारत की जनता है वो गवर्न होगी और जो देश है चलेगा। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, हम एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एट द टाइम्स रेफर टू एज द लॉयर पैराडाइज, कि अगर बात करें कि भारतीय संविधान को कभी कभी वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, अगर देखा जाए, जो इसके अंदर डोमिनेंस है वो लीगल लैंग्वेज की ज़्यादा है। और लीगल लैंग्वेज की मतलब क्या है कि शब्द जो है वो कुछ इस तरह से यूज़ किए गए हैं कि वो एक लॉयर के लिए समझ पाना ही आसान हो पाता है, एक आम आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल है। अगर मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक प्रोवाइड कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन दे दूं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लीगल टेक्निकल लैंग्वेज है और आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 32 की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर बात की गई है कि आर्टिकल विद द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को अलाउड है कि वो जो आम नागरिक है उसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बचाए, वायलेट होने से रोके। उसके साथ ही अगर बात करें आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बात करता है जुडिशियल इंटरप्रेट के बारे में, कि जुडिशरी किस तरह से चीज़ों को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें गोलकनाथ 1967 और केशव नंदा भारती केस 1973, जिसके अंदर एक डॉक्ट्रिन जो थी वो रखी गई। अब देखिए, हम जो समझ रहे हैं वो बात क्या समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बहुत पहले लिखा गया है,
ठीक है। लेकिन आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है। क्यों इस तरह से वैलिड है? क्योंकि यही हमें जवाब देगा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट किस तरह से कह सकते हैं। क्यों हम कह सकते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जैसे कि ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, गोलकनाथ केस 1967 और केशव नंदा भारती केस 1973, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 368 एक नई जो थ्योरी थी, नई जो डॉक्ट्रिन थी, उसको रखा था। द डॉक्ट्रिन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी वो लेकर आए थे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अकॉर्डिंग भी देखा जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 368 और ये आपका अगर मैं बात करूं केशव नंदा भारती केस 1973 के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखी गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल जजमेंट दी। ये जो रिमार्केबल जजमेंट थी ये क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही बात है, और हमारा जो जुडिशरी है और जो हमारा लेजिस्लेटिव है उनके बीच में पावर को लेकर खींचातानी चली रहती है, ठीक है। और ये बहुत बार हमें देखने को भी मिलता है, अभी रिसेंटली भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जजेस की अपॉइंटमेंट से लेकर और किसी भी चीज़ में जो है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो लेजिस्लेटिव उसे ओवरकम कर देती है, ओवर पावर कर देती हैं। और अगर लेजिस्लेटिव कोई एक्शन पास करती है तो उसको इजीली सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ पावर का खींचातानी चलती रहती हैं। बट ये जो रिमार्केबल जजमेंट थी जिसको मैं बता रहा हूँ, डॉक्ट्रिन जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये कहती है, और ये इस केस के अंदर दी गई थी केशव नंदा भारती केस के अंदर, कि पार्लियामेंट जो कि हमारा संसद है, हैज़ द पावर, पार्लियामेंट के पास शक्तियाँ हैं, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, बदल सकता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब। बट द बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो मूल सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको बदला नहीं जा सकता। अब यहाँ पर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बट उन्होंने ये चीज़ फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख दी कि जब जब हमारे पास केस आएगा हम डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, जो अभी तक की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, और आने वाले हो सकता है कुछ केसेस बाद में और भी आएंगे, उसके अंदर बार बार जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा। बट फिलहाल की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल सिद्धांत है डेमोक्रेसी। अगर हम इसकी बात करें तो लोकतंत्र जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। कल को ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट नया लॉ बना दे और उसके अंदर कह दे कि हम इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे, डायरेक्टली बस ऐसे ही चूज कर लेंगे किसी को भी, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। वो नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो पावर है वो लोगों के पास होती है, और लोगों के पास पावर किस तरह से है, क्योंकि उनके पास अपने नेता को चुनने की पावर है। तो वो डेमोक्रेसी है, वो लोकतंत्र है, एंड दैट कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसे बदला नहीं जा सकता, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की अगर मैं बात करूँ तो धर्मनिरपेक्षता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है। तो वो जो धर्मनिरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है, उसे भी पार्लियामेंट भी चाहकर उसे नहीं छीन सकता, या पार्लियामेंट भी चाहकर उसे नहीं हटा सकता, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर अंदर आता है। सेक्युलरिज्म हो जाता है, डेमोक्रेसी हो जाता है, रिपब्लिक हो जाता है, ये सब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिली हुई है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एक बिल्कुल ही बेसिक राइट है जो किसी भी ह्यूमन को मिलनी चाहिए, ना सिर्फ इंडिया बल्कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी दूसरी कंट्रीज हैं, सभी ने अपने सिटीजन्स को राइट टू लाइफ जो है, लगभग सभी ने अपने सिटीजन्स को राइट टू लाइफ प्रोवाइड कर रखी है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो किसी भी ह्यूमन को मिलनी चाहिए। हमारे देश के अंदर भी ऐसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है। तो यही बात जो यहाँ पर की गई थी, ये तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल। इसके अलावा बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो बताते हैं, विच रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, जो बात करते हैं कि जो भी उस समय की लोगों की जो भावनाएं होंगी, या फिर उस समय के लोगों की जो डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो रन करेगा। देखिए सिंपल सी अगर मैं बात करूं, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया आपका इम्प्लीमेंट हुआ, उन टाइम से लेके आज तक बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। और इसी में अगर मैं बात करूं, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो आईटी रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, या फिर साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रिलेटेड जो रूल रेगुलेशंस है, वो उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर ये चीज़ें डेवलप नहीं थी। बट
अंडर आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बदलाव है वो किए जा सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 368 कहता है। और बदलाव किसी भी हद तक के कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया कि बदलाव किसी भी लेवल का हो सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो एक ये चीज़ बताती है, कल को अगर मान लीजिए जो आज चीज़ें डेवलप हो रही हैं उससे आज से 50 साल बाद कुछ नया जो है वो देखने को मिले, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरह पड़ा रहेगा? नहीं, उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है। तो एक ये चीज़ हमें बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टाइम के अकॉर्डिंगली ही बदलाव हो सकते हैं। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दर्शाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स में आता है। लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फर्टर्निटी, ये सारी आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बात करें तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलती है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी सारी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, इसमें अगर बात करें आर्टिकल 32 विच गिव्स द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स, ठीक है, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सेटेओरी, ये सभी रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। किस केसेस में इशू करता है? मान लीजिए आपकी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका जो है वो वायलेट हो रहा है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं और अपनी जो राइट आपकी वायलेशन कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल चाहे वो स्टेट हो, या फिर स्टेट हम यूज़ करते हैं पॉलिटी के अंदर, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, कंट्री है, उसके बारे में, तो वो वायलेट कर रहा हो, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आपकी जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आधारशिला है उसको। बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेनका गांधी केस 1978 और के.एस. पुट्टास्वामी केस 2018। मेनका गांधी केस के अंदर मेनका गांधी को जो पासवर्ड इशू किया गया था, पासपोर्ट, वो उनसे छीन लिया गया था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन जो है वो दाखिल की थी, और बाद में वहाँ पर ये अंडर आर्टिकल 21 बताया गया कि ये जो है एक पर्सन की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीनने जैसा है, तो उसको आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया। उसके बाद बात करें के.एस. पुट्टास्वामी केस, इट इज़ रिलेटेड टू द आधार कार्ड। गवर्नमेंट जो है आधार कार्ड के अंदर आपका बायोमेट्रिक डाटा, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ जो है वो लेती है, तो उसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो था उसको चैलेंज किया गया था अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। तो क्या मतलब है कि अगर कोई प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर सरकार जो है कोई आर्बिट्रेरी एक्शन लेती है, मनमर्जी का एक्शन लेती है आपके अगेंस्ट, तो आपके पास पावर है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 जो है आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है कि आप फंडामेंटल राइट आपकी वायलेट होती है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो ये चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सेकंड, अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSPs की अगर बात करें, दिस प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सिटीजन्स को तो बता दिया गया कि आपके पास क्या राइट है या क्या आपको करना है। यहाँ पर DPSP के अंदर ये भी बताया गया गवर्नमेंट को या स्टेट को कि आपको क्या करना है, बट ध्यान रखिएगा ये जस्टिसिएबल नहीं है, दीज आर दी नॉन जस्टिसिएबल प्रिंसिपल्स। मतलब अगर स्टेट ऐसा नहीं भी करता है जो DPSP के अंदर मेंशन कर रखा है, इवन उस केस में हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बट हाँ ये गाइडलाइंस जरूर है, और मेरे ख्याल से सभी स्टेट्स जो हैं इनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं अगर उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी उतनी है तो। फिलहाल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डाला, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए। उसी के साथ जो है ये भी मेंशन किया गया कि स्टेट की जो कैपेसिटी होगी उसे अकॉर्डिंगली या फिर सोसाइटी की जो डिमांड होगी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। एग्जांपल के तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, अभी आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये कौन पावर मिल रही है, कहाँ से पावर मिल रही है, ये DPSP के अंदर स्पेशली मेंशन कर रखा है जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के ऊपर अंदर लागू होना चाहिए। अब सोसाइटी की डिमांड है, मॉडर्नाइज हो रही है हमारा जो कंट्री है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड भी जो है वो उठ रही है। अब देखते हैं सरकार उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, बट दीज आर दी एग्जाम्पल्स। उसके बाद बात करें अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा नहीं बनाया गया है कि उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। आर्टिकल 368 का जिक्र हमने किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना आसानी से भी नहीं बदला जा सकता। मतलब कि आप यूँ समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड भी नहीं है कि उसे समय के जब समय असली आए तो उसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। बदल सकते हैं, डेफिनेटली बदल सकते हैं, और इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी जो किसी भी चीज़ को आप संविधान के इजीली बदल दें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलने के अंदर जैसे हम मेजोरिटीज़ की बात करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, तो ये अलग अलग मेजोरिटीज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब क्या है
कि इतनी आसानी से भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते हैं और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप उसको कभी बदल ही ना पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और साथ में जो उसकी अमेंडेबिलिटी है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के समय के साथ बदलने की जो भावना है उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव के अंदर पावर की खींचातानी चलती रहती है। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव अगर कोई मान लीजिए कोई ऑर्डर पास करता है, कोई लॉ बनाता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करता है और वो किसी न किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी जो है वहाँ पे रिव्यू कर सकती है उसको। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जुडिशरी की। अगर मान लीजिए ये पावर ना होती जुडिशरी के पास तो लेजिस्लेटिव किसी भी तरह का कोई भी बिल जो है वो लेके आ सकती थी, कोई भी जो एक्ट है उसे पास कर सकती थी और उस केस में उसको चैलेंज करने वाला कोई ना होता। लेकिन यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो वो उसे रिव्यू कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंदिरा साहनी केस 1992, जिसके अंदर एंड दिस सुप्रीम कोर्ट प्लेस्ड अ 50% लिमिट, 50% की जो लिमिट है वो लगाई गई थी। लेकिन कमाल की बात देखने को क्या मिलती है कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 2023 के अंदर ये जो आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उसके अंदर जो आपका लेजिस्लेटिव है उसने जो रिजर्वेशन है उसको 50% से आगे इंक्रीज कर दिया। खैर ये तो जुडिशरी और आपका लेजिस्लेटिव के बीच में चलता रहता है, बट हाँ यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर रखे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि कोई जुडिशरी कुछ गलत ना कर रहा हो या फिर एग्जीक्यूटिव ना कर रहा हो, लेजिस्लेटिव ना कर रहा हो। तो एक ये चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। नेक्स्ट अगर बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपकी हुई थी 73rd एंड 74th, उसके अंदर आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उनके इलेक्शंस, ये सब चीज़ें जो थी आपका अमेंडमेंट लेके आई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसके अंदर जो पावर है वो पावर किनको दी गई, बिल्कुल बेसिक जो है हमारे डेमोक्रेसी, उनमें जो एक एक इंडिविजुअल है उसको पावर दी गई। क्योंकि देखिए चीफ मिनिस्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, ये सब अपनी पावर को एंजॉय करते हैं। और इन केस जो गांव की बात करें, गांव में जो बेसिक लेवल पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए चीफ मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd और 74th के अंदर ये पावर दी गई लोकल बॉडीज़ को, जो है गांव के अंदर उनको और म्यूनसिपैलिटीज़ को, कि वो अपने एरिया की डेवलपमेंट में खुद जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो एक ये चीज़ है जो हमें रियलाइज़ करवाती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक इंडिविजुअल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बेसिक जो रूट्स हैं हमारी डेमोक्रेसी की वहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो हमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, बस डेड नहीं है कि जो लिख दिया, अभी भी निरंतर जो है उसमें बदलाव जो है वो होते रहते हैं और वो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस हिसाब से सोसाइटी डेवलप करेगी उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है 2024 के लिए, जिसमें एनसीईआरटी का कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 2999 के अंदर। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट करवाई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आप भी इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो इसका प्राइस है 2999 है। और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और जो अपडेट्स आएंगे आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।